जिस तरह जलने का दर्द सिर्फ राख समझ सकती है, उसी प्रकार दलित होने का दर्द केवल दलित समझ सकता है। साथियों, आज का दिन 14 अप्रैल हमारे इतिहास में और हमारे समाज के लिए एक बहुत बड़ा दिन है। जैसा कि आप लोग आज जान रहे हैं और यहाँ पर देख करके आपको अनुमान लग भी गया होगा कि आज 14 अप्रैल का दिन बहुत बड़े महापुरुष महामना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म दिवस है। इस जन्म दिवस को हम उनको याद कर रहे हैं, उनके बारे में एक चर्चा करेंगे जिससे उनके बारे में हम एक जानकारी इकट्ठा कर सकें और ऐसे महापुरुष जो थोड़ा सा किनारे कर दिया गया है, जिसके बारे में कम चर्चा होती है, ऐसे महान व्यक्ति, ऐसे महान न्यायविद जो कानून के ज्ञाता है, जिनको संविधान का निर्माता कहा जाता है, और कुछ ऐसे विशेष उनके बारे में जिनके बारे में तो कभी चर्चा ही नहीं होती। एक महान अर्थशास्त्री, बहुत से लोगों को पता भी नहीं होगा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अर्थशास्त्री भी रहे हैं। जो लोग उनके बारे में रुचि रखते हैं, उनके प्रति आस्था रखते हैं, उनके बारे में जानकारी रखते हैं, उनको तो पता है कि वो एक अर्थशास्त्री थे, लेकिन सामान्य तौर पर ये एक अवधारणा है कि उनको केवल संविधान का निर्माता या फिर विशेष समुदाय के लिए समाज सुधारक, केवल दलित समाज के लिए समाज सुधारक उनको माना जाता है। जबकि समाज का जो सुधार होता है वो केवल एक समुदाय के लिए नहीं होता है। जो भी सफाई होती है, जो भी सुधार का काम होता है, उससे समाज का प्रत्येक वर्ग प्रभावित होता है, उससे समाज का प्रत्येक वर्ग लाभान्वित होता है। क्योंकि ज्यादातर चाहे आज का समाज हो चाहे पहले का समाज हो, वर्ग केवल दो ही होते हैं, गरीब और अमीर। तो इस तरीके के तमाम अवधारणाओं को, तमाम खांचों में जो भी बातें रहीं, उनसे थोड़ा सा आगे निकल करके उनके लिए उस माध्यम में, उस समाज में रहते हुए जो एक बड़ा प्रयास किया डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने, उसके लिए आज हम उनके बारे में एक चर्चा करेंगे, उनके बारे में जानेंगे कि कैसे जो आज का जो समाज है, हम लोग देखते हैं सन 2024 में, सन 2000 में, और जो जिनके बारे में जो हम लोग बातें करेंगे, जो जैसा समाज था आजादी के पहले, भारत की स्थिति आजादी के पहले तो वैसे ही खराब थी अगर एक देश के रूप में बात करें, और अगर सामाजिक अवधारणाओं की अगर हम लोग बात करें तो उसमें तो बहुत ही ज्यादा स्थिति खराब थी। खास करके जो दलित समाज था या जो निचला तबका था, उनकी स्थिति बहुत ही ज्यादा खराब थी। तो उस ऐसे समाज में होते हुए, उस समाज से रहते हुए, कैसे एक व्यक्ति ने, एक अति सामान्य व्यक्ति ने, जिसने विदेशों में जाकर के शिक्षा पाई, अपने आप को इस प्रकार बनाया कि उस समाज के लिए और भारत के लिए, यहां तक कि पूरे विश्व में उसने अपना नाम रोशन किया और इस देश का नाम रोशन किया। और ऐसी ऐसी कुछ सिद्धांत, ऐसी अवधारणाएं और ऐसे कुछ कार्य वो व्यक्ति करके चला गया, जिसके बारे में हम लोग एक आज चर्चा करेंगे, उनके बारे में जानेंगे और उनके इस जन्म दिवस पर उनको याद करते हुए ऐसे महापुरुष को, उनको एक श्रद्धांजलि देंगे। आइए हम लोग चर्चा कर लेते हैं। थोड़ा सा सबसे पहले एक विस्तार से हम लोग जान लेते हैं कि उनके बारे में जानना जरूरी क्यों है। सबसे पहले हम लोग एक जो सामान्य प्रकार की तैयारी करते हैं, सामान्य अध्ययन के दृष्टिकोण से, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के दृष्टिकोण से, उस बारे में तो हम लोग पढ़ेंगे ही। इनके बारे में जानना, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करना और सामान्य अध्ययन की तैयारी करने के दरमियान इतिहास के संदर्भ में, अगर हम लोग भारतीय इतिहास की बात करें, स्वतंत्रता संग्राम की बात करें या फिर जो आंदोलन चला है उस दरमियान की बात करें, तो इनके बारे में जानना अति महत्वपूर्ण है ही। लेकिन उससे इतर अगर किसी व्यक्ति के बारे में जानना है, कुछ विशेष अवधारणा के बारे में जानना है, और यहां तक कि यह माना जाता है कि तत्कालीन समाज में जिस समय ये थे और उसके बाद आज तक इनसे ज्यादा पढ़ा लिखा व्यक्ति कोई नहीं है, यह बात केवल आम जनता नहीं कहती है। ऐसे बड़े बड़े महापुरुष, ऐसे बड़े बड़े वैज्ञानिक, दर्शन शास्त्री, इतिहासकार जो हैं वो मानते हैं, वो कहते हैं। इसलिए अंबेडकर के बारे में पढ़ना, इनके बारे में जानना अति आवश्यक है। तो आइए हम लोग पहले इनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, फिर इनकी विशेषताओं के बारे में चर्चा करते हैं। किस कारण से कुछ विवाद में रहते हैं, किस कारण से जो
समाज की अवधारणा बदलती है, कैसे लोग व्यवहार करते हैं, उन सब के बारे में हम लोग जानने की यहां पर कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम लोग जानते हैं आज 14 अप्रैल को। आज 14 अप्रैल का दिन अंबेडकर जयंती के रूप में मनाया जाता है। 14 अप्रैल सन 1891 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म महू जनपद में, महू एक स्थान है मध्य प्रदेश में, वहां हुआ था। भीमराव जी अंबेडकर इनका पूरा नाम है और इनको प्यार से लोग बाबा साहेब कहते हैं। बाबा साहेब का मतलब होता है आदरणीय पिता। जो इससे जुड़े समाज के लोग हैं या लगभग सभी समाज के लोग जो इनके बारे में आस्था रखते हैं, रुचि रखते हैं, वो इनसे आपस में मिलकर के जय भीम के रूप में अभिवादन करते हैं। और बाबा साहेब का नाम हमने बताया, इसका मतलब होता है आदरणीय पिता। अब कोई ऐसी शख्सियत है, ऐसे महापुरुष हैं जिनके बारे में हम लोग जान रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो राम जी मालोजी सकपाल, अंबेडकर जी के पिता का नाम राम जी मालोजी सकपाल था। ये तत्कालीन वहां की जो रियासत थी, वहां ये सूबेदार थे वहां की सेना में। अंबेडकर जी महार जाति के थे, जो एक दलित जाति है, महार समुदाय के, जो एक दलित जाति है। इनके बारे में अब आते हैं हम लोग। एक सामान्य सी अवधारणा इनके बारे में हमको हो गई है, इनकी जानकारी हमको हो गई है। अब आते हैं मुख्य बात पे कि आखिर चर्चा क्यों है, इनके बारे में हम लोग चर्चा क्यों कर रहे हैं, इनको आखिर पढ़ना क्यों है, इनके बारे में हमको जानना क्यों है। सबसे महत्वपूर्ण चीजें हैं, जैसा कि इन्होंने अपनी आत्मकथा में, यह तमाम इन्होंने जो पुस्तकें लिखी हैं उसके माध्यम से जो जानकारी मिलती है, केवल कही सुनी बात नहीं है। तो कहने का आशय यह है कि जिस दलित समाज में इनका जन्म हुआ है, अब अगर आज आप अगर तुलना करते हैं सन 2024 में, तो स्थितियां तो काफी अब बदली हैं। लेकिन अगर थोड़ा सा पीछे अगर आप जाते हैं 90 और 2000 के दशक में, तब आप जानते हैं चाहे आप दलित हो या ना हो, समाज का कोई भी वर्ग, जो दलित है उसने तो भुगता ही है, और जो गैर दलित हैं उन्होंने उस व्यवस्था को देखा है कि कितना आसान है, कितना कठिन है उस समाज में रहना। और सामाजिक जो व्यवस्था है, प्राचीन जो व्यवस्था बन के आई है, उसमें शासन प्रशासन का बड़ा सहयोग रहता है कि उससे उनका उत्थान हो। बहुत महापुरुषों का सहयोग रहा है, बहुत से लोगों का सहयोग रहा है, लेकिन फिर भी उतना आसान नहीं रहता है। तो इस प्रकार से उस सामाजिक व्यवस्था में, उस कम संसाधन में होते हुए किस प्रकार अंबेडकर जी ने अपने आप को इस मानक और इस ऊंचाई पे पहुंचाया है, इस कारण से इनके बारे में हम लोग खास चर्चा करते हैं। इस कारण से इनके बारे में चर्चा होती है और महान दर्शन शास्त्री, महान न्यायविद, महान इकोनॉमिस्ट, इन सब की वजह से इनकी चर्चा, इनकी परिचर्चा, इनकी प्रासंगिकता तत्कालीन समाज में और आज के समाज में, केवल भारत में ही नहीं वरन पूरे विश्व में इनकी चर्चा होती है। चाहे अमेरिका के किसी यूनिवर्सिटी में आप जान लें, या वहां पर किसी चौक का नाम अंबेडकर जी के नाम से हो, या इंग्लैंड में इनका सिलेबस, इनकी पुस्तकें पढ़ाई जाती हैं। इस तरीके की अगर चर्चा हो रही है तो इसका मतलब कि जरूर इनमें कोई खास बात है, तभी चर्चा हो रही है, अन्यथा ऐसे व्यक्ति के बारे में विदेशों में चर्चा क्यों होती। तो इस तरीके से हम लोग ये समझ रहे हैं कि, और इनके जो है बारे में हम लोग एक राजनीतिक अवधारणा जो रखते हैं, कहीं ना कहीं इस बात को लेकर के एक चर्चा इनके बारे में थोड़ी सी रह जाती है। हम लोग सीधा सा सबसे पहले शुरू करते हैं कि देखते हैं कि शुरू में जो इनका बचपन है वो अत्यंत सामाजिक भेदभाव वाले तरीके में बीता है। जैसा कि सारे लोग जानते हैं, जो दलित समाज है, जो दलित के आसपास से संबंधित समकक्ष समाज है, वो किस तरीके से उसके साथ भेदभाव होता रहा है, ये बातें किसी से छिपी नहीं है। तो उस समाज में जन्म लेकर के यहाँ तक पहुँचना, अपने आप को इस तरीके से बताना, जैसा कि वो बताते हैं कि जब पढ़ाई के दरमियान जो है वो स्कूल में गए, तो एक लेख उन्होंने लिखा है कि चपरासी नहीं, पानी नहीं। मतलब यह है कि ये अपने स्कूल में जब ये जाते थे तो वहां इनको जो है सबसे पीछे बैठा दिया जाता था। ये अपना बोरा लेकर के खुद जाते थे, अपने बोरे पे बैठते थे, और वहां पर पानी पिलाने के लिए एक चपरासी रखा गया था जो इनको अलग से पानी पिलाता था। मतलब एक प्रकार से जो भी ये जातियां हैं,
ये अछूत मानी जाती थी। उस समय ये अछूत माने जाते थे कि इनको अलग रखा जाए, ये घड़ा और पानी की जो भी व्यवस्था है वो इसको छू नहीं सकते थे। चपरासी इनको दूर से अलग से पानी पिलाता था। तो इसका मतलब यह है कि जिस दिन चपरासी नहीं आता था उस दिन इनको पानी पीने को नहीं मिलता था। इस तरीके की बहुत सी वानगी है, सारे लोग समझ रहे हैं, सारे लोग जान रहे हैं। तो इस तरीके के बहुत जो भेदभाव वाली स्थितियां हैं उनसे हो करके इन्होंने अपना जीवन शुरू किया। पढ़ाई की बात हो, चाहे जो भी सामाजिक भेदभाव वाली स्थितियां हैं, तो ये पढ़ने में काफ़ी तेज तर्राक थे, विलक्षण थे। इसलिए जो है इनके पिताजी ने इनको एक उच्च शिक्षा दिलाने का निर्णय किया। ये अपनी आत्मकथा में ही कहते हैं कि कक्षा 4 जब ये पास हुए थे अंग्रेजी से, कक्षा 4 जब अंग्रेजी से ये पास हुए थे, तो इनके समाज के लोगों ने, खास करके महार समाज के लोगों ने जश्न मनाने का निर्णय लिया। तो आप समझ सकते हैं कि जिस समाज में कक्षा 4 पढ़ा व्यक्ति ना हो, हालांकि उस समय इतना आसान नहीं था, 4-5 पढ़ा भी अपने आप में गौरव वाली बात थी, लेकिन इतना भी गौरव वाली बात नहीं थी कि जश्न मनाया जा सके कि किसी ने कक्षा 4 पास किया है। तो आप समझ सकते हैं कि उस समाज की सामाजिक स्थिति क्या रही होगी, पढ़ाई लिखाई का स्तर क्या रहा होगा, समाज में उसका अस्तित्व क्या रहा होगा। तो आप समझ रहे होंगे कि इस स्थिति में अपने आप को बढ़ना, संसाधन के साथ बढ़ना, सारी व्यवस्थाओं के साथ बढ़ना, वो एक अलग विषय है। उसमें कोई बहुत बड़ा काम नहीं हो पाता है, लेकिन इन अव्यवस्थाओं के बीच ऐसे अत्यंत कम संसाधन और सामाजिक भेदभाव के साथ अपने आप को सर्वाइव करना, वो कितना कठिन काम है। उसके बाद ये 1907 में ये मैट्रिक पास हुए। एक घटना ये भी है कि जब ये मैट्रिक पास हुए तो ये महार जाति के ये पहले व्यक्ति थे कि जिन्होंने हाई स्कूल किया है। तो जैसा कि आप वहीं देख रहे हैं, कक्षा 4 में जब जश्न मनाया जा रहा है तो मैट्रिक पास होने वाला कौन होगा, तो यही अकेले थे जिन्होंने मैट्रिक पास किया। उसके बाद जो है वजीफा, इनको जो छात्रवृत्ति मिली, उसके साथ इन्होंने लंदन में अपनी पढ़ाई पूरी की, अमेरिका में जाकर के इन्होंने पढ़ाई की। सन 1915 में 15 मेका से उसके आसपास आते आते इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र में, समाजशास्त्र में, इतिहास में, दर्शन शास्त्र में, मानव विज्ञान में इन्होंने एमए की डिग्री हासिल की। मतलब ये इन विषयों से परास्नातक रहे। आप समझ सकते हैं सन 1915 में ऐसा व्यक्ति जिसके पास इतनी परास्नातक की डिग्री हो, आज थोक के भाव मिल रही है बीए और एमए की डिग्री। उस समय में जो कक्षा 5 पास हो जाता था, आपने अपने सामाजिक तानों बानों में, अपनी परिस्थितियों में आपने देखा होगा, सुना होगा आसपास कि सन 1915 के आसपास कक्षा 5 अगर कोई पास है तो उसकी भी अच्छी हैसियत मानी जाती थी, पढ़ाई लिखाई में वो अच्छा माना जाता था। तो इतने विषयों के साथ उन्होंने परास्नातक की डिग्री ली थी और कानून की भी डिग्री उन्होंने ले ली थी। और लोकतंत्र के एक बड़े समर्थक जॉन डेवी दार्शनिक हैं, उनसे ये काफी प्रभावित रहते थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जॉन डेवी से काफी प्रभावित रहते थे। तो इनकी कृतियों पे, इनकी सामाजिक और राजनीतिक विचारधाराओं में जॉन डेवी का प्रभाव काफी ज्यादा रहता है। अगर हम लोग बात करते हैं समाज सुधार की, क्योंकि जो इन्होंने कार्यक्रम शुरू किया था सारी व्यवस्थाओं के बाद, जब इनकी पढ़ाई लिखाई हो गई थी, उसके बाद इन्होंने जो कार्यक्रम शुरू किया वो समाज सुधार को लेकर के ही किया। क्योंकि इन्होंने जो स्थितियां देखी हैं, जिस प्रकार के समाज से ये आए थे और जो भारत में जाति व्यवस्था का ताना बाना उस समय बना हुआ था, उससे ये काफी दुखी थे, काफी व्यथित थे। उसका एक कारण और भी था कि ये लंदन और अमेरिका में पढ़ करके आए थे, वहां जाति व्यवस्था लगभग ना के बराबर है। यूरोपीय देशों में तत्काल समय में जाति व्यवस्था बिल्कुल ना के बराबर थी। हाँ, एक दिक्कत वहां थी, श्वेत और अश्वेत वाला मामला जरूर चलता था। चूंकि ये अश्वेत नहीं थे, इसलिए वहां पर उनको किसी प्रकार का भेदभाव देखने को नहीं मिला, ना इनके साथ किसी प्रकार का भेदभाव हुआ। दूसरी चीज, ये काफी पढ़े लिखे व्यक्ति थे, काफी विलक्षण व्यक्ति थे और भारत की ओर से छात्रवृत्ति लेकर के गए थे। तो वहां पर जो उन्होंने सामाजिक जीवन को जिया, वो एक समानता के व्यवहार में उन्होंने जिया। तो इसलिए वो अपने आप को अब दलित और भारत की जो स्थिति थी उससे वो काफी ऊपर उठ गए थे। इतने दिनों तक वहां उन्होंने पढ़ाई की, वहां रह करके उन्होंने देखा समाज को। जब वो भारत आए तब ऐसे समाज से आकर के, जहां कोई भेदभाव नहीं है, कोई जाति व्यवस्था नहीं है,
यहां आकर के उस खांचे में ढलना इनके लिए आसान नहीं था। तब इन्होंने समाज सुधार का बीड़ा उठाया। उस क्रम में बहिष्कृत हितकारिणी सभा, इन्होंने एक सभा का गठन किया और दलित कल्याण के लिए तमाम पत्रिकाओं का इन्होंने संपादन किया, जिनमें मूक नायक, समता समाज, बहिष्कृत भारत, इस प्रकार की तमाम पत्रिकाओं का इन्होंने संपादन किया, जिसमें केवल और केवल समाज सुधार और विशेष तौर पर दलित के लिए समाज सुधार की भावना से और भारत में जो भी जाति व्यवस्था थी उसके खिलाफ इन्होंने एक कड़ा संघर्ष शुरू किया। 1927 तक आते आते अस्पृश्यता के खिलाफ इन्होंने एक बड़ा आंदोलन छेड़ दिया। अस्पृश्यता का मतलब अछूत। समाज का जो भी अछूत वर्ग था, खास करके दलित वर्ग, अनटचेबल माने जाने वाले ऐसे लोगों को समाज के उस मुख्य धारा में लाने के लिए जहां पर एक जाति व्यवस्था को हटाते हुए एक समता का भाव, समानता का भाव हो, उनके लिए उन्होंने काम करना शुरू कर दिया। कई कहानियों और तमाम किंवदंतियों में आपने सुना होगा, वो सत्य घटनाएं ही हैं कि पहले की जो सामाजिक स्थिति थी, सामाजिक जो ताना बाना था, तत्कालीन समाज जिस समय अम्बेडकर का जन्म हुआ था 1915, 1920, 1950 तक ऐसी व्यवस्थाएं थी कि अगर दलित जाते थे तो वो एक घंटी लेकर के चलते थे कि तमाम जगह आपने इसको पढ़ा होगा, देखा होगा कि अगर वो आ रहे हैं, अछूत अगर आ रहे हैं, ताकि सारे लोग जान जाए, जो भी गैर दलित हैं वो जान जाए कि वो आ रहे हैं, तो वो एक किनारे हो जाए, या वो किनारे हो जाए या तो वो किनारे हो जाए। तो इस तरीके की तमाम अमानवीय व्यवस्थाएं उस समय चलती थी। इसको देख करके अम्बेडकर जी ने समाज सुधार में खास करके अस्पृश्यता के लिए और अछूतों के लिए, दलितों के लिए काम करना शुरू किया। और उसी दरमियान लॉ की डिग्री इनके पास थी ही, बंबई हाई कोर्ट में वकालत इन्होंने करना शुरू कर दिया। तो कहा जाता है कि बंबई में जब ये अमेरिका और वहां से पढ़ करके आए थे, तो जो ये वजीफा लेकर के गए थे, बड़ौदा के जो दीवान थे, दीवान नहीं कह सकते, वहां के जो शासक थे, वहां से इन्होंने छात्रवृत्ति ली थी। तो एक करार हुआ था कि जो वे पढ़ करके आएंगे वहां से, तो ये कुछ सालों तक वहां पर सेवा देंगे, दीवान के पद पर वहां पर उस राज्य में वो सेवा देंगे। तो ये कहा क्या जाता है कि उन्होंने अपनी आत्मकथा में ही लिखा है, जो भी बातें हैं उनकी आत्मकथा और संबंधित किताबों से ही हैं, कि जब वो यहाँ पर आए थे तो जब लोगों को जैसे पता चला कि ये इस समाज से हैं, अछूत समाज से हैं, दलित समाज से हैं, तो उनको रहने के लिए घर नहीं मिल रहा था। बड़े मुश्किल से ढूंढने ढांढने पे कई जगह से इन्होंने संपर्क किया और सबसे पहले इनके दो मित्र थे, एक ईसाई था, एक हिंदू था। उनसे इन्होंने संपर्क किया। तो वही सारी बातें कि जैसे लोगों को पता चला कि ये अछूत हैं, ये दलित हैं, वो लोग खैर जानते ही थे, तो उन्होंने किसी प्रकार से बहाना बना करके, किसी ने घर में कोई दिक्कत बता करके, या ईसाई जो मित्र था उसने भी कहा कि थोड़ी सी समस्या हो जाएगी। हाँ, कुछ साल पहले हम लोग, जो हमारा परिवार है वो हिंदू ही था, अब हम ईसाई बने हैं, तो जो संस्कार है, जो बातें हैं, वो अछूतों के लिए जो स्थान है हम लोगों के यहाँ, वो वैसा ही है। तो कुल मिलाकर के वो सारी बातें जान करके उन दोनों लोगों ने मना कर दिया। तो इन बातों से लेकर के अम्बेडकर बहुत व्यथित हुए और इधर उधर ढूंढते हुए बताते हैं ये कि एक धर्मशाला इन्होंने ढूंढी जो पारसी समाज की थी। पारसी समाज में इन्होंने एक धर्मशाला लेकर के वहां कमरा लेकर के रहना उन्होंने शुरू किया। उसके बाद कुछ दिनों बाद जब पता चला कि ये अछूत हैं, ये दलित हैं, तो वहां पारसी का जो भी मैनेजमेंट रहा उसने आकर के इनसे कहा कि ठीक है आप रहिए, लेकिन आप अपना किसी पारसी नाम से आप यहाँ पर रजिस्टर्ड करा दीजिए, तब आपको यहाँ रहने दिया जाएगा। तो इन्होंने पारसी के किसी नाम से वहां पर रहना शुरू किया। फिर भी इनकी समस्या यहाँ पर खत्म नहीं हुई। कुछ दिनों बाद 10-20 लोग, हथियारबंद पारसी समाज के ही लोग आकर के इन्होंने इन पे धावा बोल दिया और अल्टीमेटम दिया कि अगर कल तक, परसों तक, जो भी दिन उन्होंने दिया कि अगर ये कमरा नहीं खाली कर दिया जाता है तो बहुत बड़ी घटना हो जाएगी तुम्हारे साथ। तो इस तरीके से इन्होंने छोड़ दिया। वो वहां से सारी व्यवस्था बनाई, अलग सिस्टम बनाया, जो कुछ है। कहने का आशय ये है कि तत्काल समाज में चाहे ईसाई हो, चाहे पारसी हो, चाहे जो भी जिस धर्म का रहा हो, अछूतों के लिए, दलितों के लिए वही सामाजिक ताना बाना, वही सामाजिक व्यवस्था उनके लिए भी थी। इन सब बातों ने अम्बेडकर को काफी व्यथित किया और निश्चित तौर पे केवल अम्बेडकर को ही नहीं, जो भी मानवतावादी व्यक्ति हैं, जो भी
मानवतावाद में विश्वास रखते हैं, मानवता में, मानव मात्र में, प्राणी मात्र में जो विश्वास रखते हैं, उनके लिए ये व्यथित होने वाली घटना भी है। उसके अलावा बहुत लंबी श्रृंखला है इस भेदभाव और अछूत से लेकर के बहुत कुछ इन्होंने लिखा है, और लोग जानते भी हैं। अगर ये ना भी लिखते तो लोग जानते हैं, ऐसा कोई नया मामला नहीं है कि जो लोग नहीं जानते हैं। कहते हैं कि जब दीवान के पद पे ये कार्य कर रहे थे तो ऑफिस में इनके लिए अलग कुर्सी होती थी, इनके लिए अलग बर्तन होता था, जो चपरासी फाइल भी इनको देता था तो वो फेंक देता था, फेंक करके देता था। तो यही सब तमाम बातें इन्होंने लिखी, और ये आप अनुभव भी कर सकते हैं कि सन 1950 के पहले 1940 1930 जबकि ये घटना है, उस समय कैसा समाज रहा होगा। निश्चित तौर पे एकदम ऐसा अगर आप नहीं मान सकते तो इसके आसपास जरूर आप मान सकते हैं कि ये घटनाएं बिल्कुल हो जानी है। केवल थोड़ा सा ये हो सकता है कि ये पढ़े लिखे व्यक्ति थे, काफी बड़े पद पे थे और काफी ज्ञानवान व्यक्ति थे। तो इस तरीके से जब इनके साथ इस तरीके का व्यवहार हो रहा है तो आप अंदाजा लगाइए कि जो अनपढ़ है, जो एकदम गरीब तबका है उस समाज का, उसके साथ कैसा व्यवहार समाज में होता रहा होगा। तो इस तरीके से इन्होंने बंबई में एक घर ले लिया। उसी के दरमियान फिर इन्होंने घर लिया और कहा जाता है उस घर में लगभग 50,000 से ज्यादा पुस्तकें इनके पास थी। तमाम पुस्तकें इन्होंने खुद लिखी थी और पढ़ने लिखने का इनको इतना शौक था। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं। उसके बाद एक पूना पैक्ट हुआ। उसी दरमियान का भारत में आज़ादी का आंदोलन तो चल ही रहा था। कांग्रेस एक अलग मूवमेंट लेकर के चल रही थी। तो दलित और गैर दलित को लेकर के, हिंदू में ही उनके अधिकारों को लेकर के उस समय चुनाव होना था, उसकी आरक्षण नीतियों को लेकर के कि दलित समाज को भी सीटों पे आरक्षण दिया जाए, उसको भी हिंदू समाज में ही स्थान मिले, इसके लिए एक इनका प्रयास चल रहा था। उसी से संबंधित लेकर के एक पूना पैक्ट सन 1932 में हुआ, जिसमें दलित हिंदू में ही दलितों की ओर से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और जो गैर दलित हिंदू समाज था उनकी तरफ से मदन मोहन मालवीय जी ने हस्ताक्षर किए। इन दोनों लोगों के बीच में गैर दलितों की तरफ से, हिंदुओं में गैर दलितों की तरफ से मालवीय जी ने प्रतिनिधित्व किया और दलितों के रूप में डॉक्टर अंबेडकर ने प्रतिनिधित्व किया। तो ये पूना पैक्ट एक महत्वपूर्ण घटना है ऐतिहासिक दृष्टिकोण से भी। अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो उस बारे में कई बार पूछा जाता है और इसके बारे में मेंस में विस्तार से भी पूछा जाता है। सन 1935 में लॉ गवर्नमेंट कॉलेज में प्रिंसिपल के रूप में इन्होंने ज्वाइनिंग की। 1936 में एनिहिलेशन ऑफ कास्ट एक पुस्तक है, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट इन्होंने लिखी थी, जिसमें इन्होंने गांधी जी को बड़ी फटकार लगाई थी। इनका मतभेद था गांधी जी के साथ, वैचारिक मतभेद, और किसी के साथ भी हो सकता है। इनका यह मानना था कि गांधी जी जाति व्यवस्था के खिलाफ नहीं खड़े होते हैं, मतलब जाति व्यवस्था के पक्ष में गांधी जी खड़े होते हैं। इनका कहना था कि जो वो ताना बाना बुनते हैं, जो मानवतावादी दृष्टिकोण वो विश्व में, भारत में दिखाते हैं और जो मानवतावादी दृष्टिकोण लेकर के चलते हैं, उनकी उस बातों में और जाति व्यवस्था के समर्थन वाली बातों में बड़ा विरोधाभास है। एक उन्होंने स्पष्ट तौर पे एक आरोप लगाया है कि गांधी जी जब अंग्रेजी अखबारों में लिखते हैं, उनके जब लेख उसमें छपते हैं तो वो जाति व्यवस्था के खिलाफ लिखते हैं कि जाति व्यवस्था नहीं होनी चाहिए। लेकिन जो गुजराती पत्रिका और अखबारों में जो भी इनके लेख लिखते हैं, इन्होंने गांधी जी जो लिखते हैं, वो जाति व्यवस्था के पक्ष में खड़े रहते हैं। कहने का मतलब ये है कि जो यूनिवर्सल है, जो अंग्रेजी पढ़ने वाला जो समाज है, जो एलिट वर्ग है, उनके सामने गांधी जी ये नाटक करते हैं कि वो जाति व्यवस्था के खिलाफ हैं। लेकिन जो ग्रामीण तबका है, जो एक भारत का जो मूल तबका है, जो लोकल यहाँ के हैं, उनके खिलाफ जो जन आंदोलन करने के लिए जो एक लोग चाहिए, उनको आंदोलित करने के लिए गांधी जी ये दिखाते हैं कि वो जाति व्यवस्था के समर्थन में खड़े हैं, क्योंकि बहुसंख्यक समाज जाति व्यवस्था के समर्थन में ही था, अब भी है, ऐसा नहीं है। वो स्थितियां बहुत बदल गई हैं, लेकिन ऐसा नहीं कहा जा सकता कि अब वो चीजें नहीं है। तो इस तरीके से गांधी जी को उन्होंने स्पष्ट तौर पर फटकार भी लगाई है उस पुस्तक में, इन्होंने कहा है। उसके बाद वायसराय कार्यकारिणी में ये श्रम मंत्री भी बनाए गए थे। वायसराय की जो कार्यकारिणी बनाई गई थी, कैबिनेट जो बनाई गई थी, उसमें ये श्रम मंत्री बने थे। अब आ जाता है आजादी के बाद का समय।
एक आलोचना इनकी होती है कि जिस समय भारत में नेशनल मूवमेंट चल रहा था, भारत का स्वतंत्रता संग्राम चल रहा था, आज़ादी का जो आंदोलन चल रहा था, उसमें इन्होंने भारत की तरफ से या अंग्रेजों के खिलाफ स्पष्ट तौर पे, जैसे कि सारे नेता जुटे हुए थे, उसमें इन्होंने प्रतिभाग नहीं किया। निश्चित तौर पे हाँ, ये कहा जा सकता है कि नहीं किया, लेकिन उनकी भी एक अपनी विचारधारा है। जैसे गांधी की एक अपनी विचारधारा है, सुभाष चंद्र बोस की अपनी विचारधारा कार्यशैली है, वैसी ही विचारधारा और कार्यशैली डॉक्टर अंबेडकर की थी। ये समाज में ऐसे व्यक्ति जो सक्षम ही नहीं है, जो अपने अधिकारों के प्रति सक्षम नहीं है, अपने समाज में ही वो वंचित है, अपने घर और देश, अपने समाज में ही जो हाशिए पर खड़ा है, तो किस तरीके से वो कौन सा आंदोलन लड़ेगा। सबसे पहले उनको अपने पैर पे खड़ा करना है, उनको अपने पैर पे खड़ा होना है, तभी उसके अंदर कोई राष्ट्रीय चेतना, कोई सामाजिक चेतना आएगी, तभी वो किसी से लोहा ले सकता है, किसी से लड़ सकता है। तो मेरे समझ से इनकी जो विचारधारा है, इनका जो सिद्धांत है, इनकी जो सोच है, उस समय की ये जरूर रही होगी कि ये उस समाज को पहले खड़ा करें जो हाशिए पे है, जो बहुसंख्यक समाज है, जो ज्यादातर जो समाज है वो ऐसा ही है। जब वो अपना स्वयं में उसके अंदर आत्म चेतना नहीं है, सामाजिक कोई चेतना नहीं है, तो किस प्रकार से वो ऐसे लोगों के लिए के साथ या के खिलाफ कैसे लड़ेगा वो। तो इस प्रकार की विचारधारा उनकी रही होगी। तो आते हैं हम लोग आज़ादी के बाद 1952 में आम चुनाव जब भारत में पहली बार हुआ, तो आप भी चुनाव लड़े लेकिन हार गए। ऐसा कई बार देखा गया है। उसका एक सबसे ज्वलंत उदाहरण मुझे लगता है कि मणिपुर का एक मामला है। अगर आप जानते हो इरोम शर्मिला को, कि जिन्होंने लगभग 20 या 25 साल, मुझे याद है, लगातार 17 साल तो उन्होंने आमरण अनशन रखा था। मतलब यह कि किशोरावस्था से ही उन्होंने आमरण अनशन मणिपुर के लिए शुरू कर दिया। उसका कारण था कि वहाँ जो सशस्त्र अधिकार अधिनियम है मणिपुर राज्य में, ऐसे कई राज्यों में है कि केंद्रीय बल वहाँ पर विशेषाधिकार उनको प्राप्त है, उसके खिलाफ उसको हटाने के लिए उन्होंने आमरण अनशन किया। लगातार 17 साल हमने पढ़ा था कि उन्होंने आमरण अनशन किया था और कई बार टूटा। फिर वो लगातार जैसे उनका खत्म होता, वो पुलिस उनको ले जा करके तोड़वा देती, और जैसे हॉस्पिटलाइज होती, वहां से होता, जैसे वो स्वस्थ होते, फिर आकर के वो बैठ जाती हैं। तो जहां तक मेरी जानकारी है, बहुत क्लियर नहीं है डेटा वाइज, कि 25 साल का उन्होंने आमरण अनशन किया मणिपुर के लिए। और जब उसके बाद उन्होंने वहां एक चुनाव में प्रतिभाग करने का निश्चय किया, तो उनको शायद 20 वोट मिले थे। कहने का आशय यह है कि जिस व्यक्ति ने अपने पूरे जीवन को जिस राज्य के लिए, जिस समाज के लिए खपा दिया, इरोम शर्मिला ने, उस समाज ने उनको क्या रिएक्ट दिया, क्या पारितोषिक दिया? केवल 20 वोट। कहने का मतलब ये है कि जो एक राजनीतिक स्थिति है, जो राजनीतिक एक ताना बाना है, वो आपके अंदर गुण और आपकी जो स्थिति है, आप समाज के लिए आपने क्या किया है, उससे ये अलग सिस्टम है। इसका कुछ अलग ही सिस्टम है। इसको राजनीतिक तौर पे सफल होने के लिए आपको विशेष गुणों से आपके अंदर होना चाहिए। तो इस तरीके से है कि मतलब कहने का यह है कि इतने बड़े व्यक्तित्व, इतने बड़े अर्थशास्त्री, इतने बड़े समाज सुधारक और ऐसे कानून के जानकार, ऐसे विलक्षण प्रतिभा के धनी, कि जो व्यक्ति इतना जिसके पास गुण है और चुनाव में वो व्यक्ति हार जाए, मतलब जनता को उसको हाथों हाथ लेना चाहिए था। तो लेकिन ये है कि जो राजनीतिक जो सिस्टम है भारत में, वो तब और आज भी वो ऐसा ही है कि इसमें इस प्रकार से गुणों की कोई गारंटी नहीं है। मतलब कि बहुत गुण होते हुए भी आप ये ना मान के चले कि राजनीतिक तौर पे आप सफल हो जाएंगे। तो 1952 में आम चुनाव में ये हार गए। 1954 में फिर उपचुनाव हुआ, फिर उन्होंने चुनाव लड़ा, लेकिन फिर भी ये हार गए। और 1940 में जब लीग का प्रस्ताव था, 1940 में मुस्लिम लीग का प्रस्ताव था पाकिस्तान को लेकर के, कि पाकिस्तान एक अलग देश होना चाहिए, तो डॉक्टर अंबेडकर इसके समर्थक थे कि भारत का विभाजन हो, जो भी मुस्लिम समाज है अगर अलग देश चाहता है तो उसको दे दिया जाना चाहिए। पाकिस्तान की जो अवधारणा थी उसके ये समर्थक थे कि बार बार जो स्थितियां थी, जो बार बार स्थितियां हो रही हैं, अगर उनको लग रहा है कि उनके अधिकारों का हनन हो रहा है, उनको वहां पर ज्यादा आजादी है, तो फिर पाकिस्तान एक अलग बनना चाहिए। बहुत से महापुरुष, बहुत से नेता इसके समर्थक थे। उसी तरीके से डॉक्टर अंबेडकर भी इसके समर्थक थे। संविधान निर्मात्री सभा में इनको प्रारूप समिति का अध्यक्ष बनाया गया था। इसी कारण से इनको संविधान का निर्माता कहा जाता है, कि जो मेन ड्राफ्टिंग का काम था उस समिति के जो अध्यक्ष थे वो डॉक्टर अंबेडकर थे। और
ऐसा कहा भी जाता है और सच भी है कि अगर उस ड्राफ्टिंग कमेटी के ये चेयरमैन ना होते तो संविधान का जो रूप है वो इस तरीके से जो है, जो समाज के निचले तबके के लिए या हाशिए पर रहने वाला, चाहे जो भी जिस समाज चाहे जिस वर्ग का हो, उसके लिए जो संरक्षण की बात हुई, उनके बारे में जो बात हुई, उनके उत्थान के बारे में जो बात हुई, जो संविधान में जगह मिल पाई, वो केवल इन्हीं के कारण है। ऐसा नहीं है कि केवल इनके कहने मात्र से ही हो गया। इनकी उन बातों को लेकर के, जो सामाजिक अवधारणाओं को लेकर के, सामाजिक वंचित वर्ग के उत्थान को लेकर के है, उनके अधिकारों के अधिनियम की बात है, तो अन्य लोग भी समर्थन में जरूर रहे होंगे, लेकिन कुल मिला के इनिशिएटिव जो था वो डॉक्टर अंबेडकर का ही था। इकोनॉमिक्स में डॉक्टरेट की उपाधि पाने वाले ये पहले भारतीय थे। इकोनॉमिक्स में डॉक्टरेट की उपाधि पाने वाले ये पहले भारतीय थे। आते हम लोग अभी थोड़ा सा इसके बारे में विशेष चर्चा करेंगे। और डॉक्टरेट से भी एक बड़ी डिग्री होती है डीएससी की। जो डॉक्टरेट कर लेता है उसके बाद ये डीएससी की डिग्री होती है। तो इनकी जो थीसिस थी डीएससी की, वो रुपए की समस्या, इसकी उत्पत्ति व समाधान को लेकर के थी। मतलब अब हम आ गए हैं, इनका जो अर्थशास्त्री वाला पक्ष है उस पे हम लोग आ गए हैं। इसके बाद एक पुस्तक इन्होंने लिखी, ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रशासन व वित्त। मुक्त बैंकिंग पर भी इन्होंने काफी चर्चा की है। रुपए की समस्या और इसकी उत्पत्ति और समाधान के बारे में बहुत विस्तार से इन्होंने चर्चा की है। तो इकोनॉमिक्स वाला जो ये सेक्शन है, जिसकी इनको विशेष जानकारी थी, आप समझ सकते हैं कि डॉक्टरेट पाने वाले पहले भारतीय थे। आज के भी समाज में आप अगर देख लीजिए भारत में अर्थशास्त्र के बारे में, तो इतना बड़ा कोई जानकार नहीं है जितनी जानकारी डॉक्टर अंबेडकर को थी। इनके बारे में डॉक्टर अमर्त्य सेन और भी जो समकक्ष अर्थशास्त्री तब के आज के हैं, उन्होंने कहा है कि जिस प्रकार की जानकारी इकोनॉमिक्स के बारे में, अर्थशास्त्र के बारे में है, जो डॉक्टर अंबेडकर को रही है, उतनी जानकारी किसी को नहीं है। तो मुक्त बैंकिंग के बारे में भी इन्होंने काफी लेख लिखे हैं। उसके बाद अब धीरे धीरे एक सामाजिक उत्थान, जो भी समाज सुधार की बातें हैं, जो अर्थशास्त्र के संबंधित जो भी बातें हैं, ये सब हो जाने के बाद इनको अब लगने लगा था कि हिंदू समाज में इतना सब कुछ करने होने के बाद भी वो स्थान ये स्वयं को या फिर इनसे संबंधित जो लोग थे या उस दलित समाज को, ये हिंदू समाज में अब भी वो स्थान नहीं दिला पा रहे हैं। इस बात से आहत होकर के इन्होंने सिख धर्म में शामिल होने का, सिख धर्म अपनाने का विचार किया। तमाम नेताओं से चर्चा पर चर्चा हुई। सिख धर्म के जो तत्कालीन स्टेक होल्डर थे उनसे इनकी एक विस्तार से चर्चा हुई। लेकिन अंत में चर्चा के उपरांत इन्होंने ये पाया कि उसमें भी उनको द्वयम दर्जे का सिख, मतलब कि दूसरे दर्जे का सिख ही लोग बनाने के लिए तैयार है। मतलब सिखों में भी जो मुख्य धारा है उसमें इनको अपनाने के लिए कोई चर्चा, कोई विचार नहीं चल रहा है। तो इस तरीके से आहत होकर के 5 लाख समर्थकों के साथ इन्होंने बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया। तो इस तरीके से हिंदू से होते हुए सिख पे चर्चा करते हुए अंत में 5 लाख समर्थकों के साथ इन्होंने बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया। और अंत में 6 दिसंबर 1956 को बंबई में ही, जहां ये रहते थे, जहां ये इन्होंने अपना घर बना लिया था, बंबई में ही इनका देहावसान हो गया। कब? 6 दिसंबर 1956। अब इन्होंने बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया है, तो इनके देहावसान को महापरिनिर्वाण दिवस के रूप में जाना जाता है 6 दिसंबर को। और सन 1990 में, बहुत देर में, सन 1990 में इनको भारत रत्न से नवाजा गया। मरणोपरांत भारत रत्न से नवाजा गया। हालांकि भारत रत्न से नवाजा जाना अपने आप में बहुत बड़े गौरव की बात है, लेकिन जहां तक मेरा मानना है कि भारत रत्न इनसे विभूषित हुआ है। ऐसे महापुरुष को भारत रत्न देने में भारत की सरकारों ने बहुत देर कर दी है। लगभग 1915-20 से इनका कार्यक्रम शुरू हुआ। जो भी, चाहे समाज सुधार वाली बातें हों, चाहे अर्थशास्त्र की बातें हों, जो भी उस निचले तबके के लिए इन्होंने जो किया, और भारत देश को एक नई दिशा देने में, चाहे कानून की बात हो, चाहे संविधान निर्मात्री
सभा में जो इनका सहयोग रहा है, इन सब सारी बातों को अगर हम लोग देखते हैं, इनके बारे में पढ़ते जानते हैं, तो यही लगता है कि 1990 में इनको भारत रत्न दिया गया, ये इनके साथ अन्याय है, ये अच्छा नहीं है। जो इनकी काबिलियत थी, जो इनके सिद्धांत हैं, जो इनकी बातें हैं, जो इनका प्रयास है, उसको देखते हुए इनको इस तरीके के पुरस्कार से बहुत पहले नवाजा जाना चाहिए। लेकिन ठीक है, हम लोग इसके बारे में बहुत चर्चा नहीं करते हैं, क्योंकि जो भी पुरस्कार हैं, जो सारी चीजें हैं, वो वही बातें हैं कि अंबेडकर को भारत रत्न देना या फिर इस तरीके के पुरस्कार से नवाजा जाना या ना नवाजा जाना, जैसे सूरज को दिया दिखाने वाला मामला है कि उनको इसके बारे में चर्चा करके हम लोग ऐसी चर्चा कर रहे हैं जैसे सूरज को दिया दिखाना है। तो इस तरीके से डॉक्टर अंबेडकर के बारे में हम लोगों ने इनके सारे पक्ष पहलुओं के बारे में जान लिया। और जो आज का उद्देश्य मेरा था कि समाज सुधार के बारे में, कानून की जानकारी के बारे में, इस पक्ष से तो सारे लोग, बहुत सारे लोग परिचित हैं। जो लोग इनके बारे में जानते हैं, जानना चाहते हैं या जानकारी रखते हैं, इन दो पहलुओं के बारे में तो बहुत से सारे लोग जानते हैं। लेकिन इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र, भारतीय अर्थव्यवस्था, इसके बारे में सिद्धांत, इसका जो सिद्धांत है अर्थशास्त्र का, इसके बारे में जो गहरी समझ है, और केवल समझ ही नहीं, ऑन डिग्री मतलब ऑन पेपर इनकी मुहर है, डॉक्टरेट की डिग्री, डीएससी की डिग्री, और इसके बारे में जो तत्कालीन समाज है, जो भी उस समय के इकोनॉमिस्ट थे, अर्थशास्त्री थे, उनकी सहमति इनके सिद्धांतों के बारे में ये दिखाती है कि ये जो एक बड़ा पक्ष है कि डॉक्टर अंबेडकर अर्थशास्त्री भी थे, इसके बारे में चर्चा, इसके बारे में जानकारी शायद छूट गई है। छूटने का उद्देश्य ये है कि तत्कालीन समाज, आज का समाज, आज की जो सरकारी व्यवस्था है, जो मशीनरी है, जो ये हमारा देश भारत है, इसने अंबेडकर के इस गुणों को, इस जानकारी से, इसके बारे में क्या कुछ अच्छा हो सकता है, जो भी सिद्धांत अर्थशास्त्र से जुड़े अंबेडकर जी ने दिया है, उसके लाभ से हम लोग वंचित हो गए। इसके बारे में जो भी जानकारी है, इसका प्रयोग करके, इसके बारे में जान समझ करके, इसका जो लाभ मिलता, इसका जो व्यापक असर होता, उसके बारे में हम लोग वंचित हो गए, उसका लाभ पाने से वंचित हो गए हैं। तो इस तरीके से हम लोगों ने एक समग्र चर्चा डॉक्टर अंबेडकर के बारे में की है। ऐसे महापुरुष, ऐसे महामना के बारे में हम लोगों ने एक विस्तार से चर्चा की। इनका जो कार्य है, इनका जो कृतित्व है, इनकी जो पुस्तकें मिलती हैं, उसमें जो लेख मिलते हैं, उसकी जानकारी से हम लोग ये देख पाते हैं कि इनके बारे में समाज में, लोगों में बहुत ही कम जानकारी है। तो मेरा जो सुझाव है, मेरी जो राय है, इनके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा लोग पढ़ें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जानें, क्योंकि हर पक्ष, हर पहलू पे इन्होंने फोकस किया है। और जो सबसे बड़ी विडंबना जो मुझे लगती है, ऐसा मैं कहता हूँ, ये मेरी व्यक्तिगत राय है, हो सकता है बहुत से लोग सहमत ना हो, कि डॉक्टर अंबेडकर को एक विशेष खांचे में बांध करके, एक सीमा में बांध करके रोक दिया है। मेरी जो व्यक्तिगत एक इच्छा रहती है, जो मुझे एक सबसे ज्यादा दुख देने वाली बात है, कि डॉक्टर अंबेडकर को केवल एक दलित नेता के रूप में ही चित्रित किया गया है, जबकि ये भारत के नेता नहीं बल्कि विश्व के नेता हैं। केवल दलित के नेता नहीं बल्कि हर समाज के नेता हैं। हर समाज के लोगों को इनको हाथों हाथ लेना चाहिए। एक समस्या ये होती है कि जब गैर दलित समाज इनको अपने पास खींचता है, इनसे जुड़ाव महसूस करता है, तो दलित समाज थोड़ा सा असहज महसूस करता है, जैसे उनको लगता है कि ये केवल हमारे नेता हैं। और ना दलित समाज इनको छोड़ना चाहता है, ना गैर दलित समाज इनको पकड़ना चाहता है। दोनों के बीच में एक जैसे, एक महीन रेखा जैसे एक दिखती है। हालांकि ये मेरी व्यक्तिगत विचारधारा है। तो मेरे कहने का आशय ये है कि डॉक्टर अंबेडकर केवल एक विशेष समाज के नेता नहीं हैं, वरन ये सर्व समाज के नेता हैं। ये केवल भारत के नेता नहीं हैं, अपितु पूरे विश्व के नेता हैं। तो इनके बारे में जानना, समझना हम लोगों के लिए बिल्कुल जरूरी है। आज का दिन सबसे मुफीद है, सबसे सटीक है। 14 अप्रैल को इनका जन्मदिवस है। इस दिन इनको हम याद करते हुए, इनको श्रद्धांजलि देते हुए, इनके जन्म दिवस को हम लोग याद करते हुए, और किसी महापुरुष को याद करना, उसके बारे में श्रद्धांजलि देना, उसको महत्व देना, वो सबसे उसका एक बढ़िया उदाहरण यही है कि उसकी फोटो पे माला चढ़ाने और उनकी सारी चीजें, वो सारी चीजें तो है ही, लेकिन उनके जो कृतित्व हैं, उनके जो सिद्धांत हैं, उनकी जो किताबें हैं, उनका जो उद्देश्य है, समाज को जो दे करके गए हैं और जो समाज को वो देना चाहते थे,
क्या रह गया है, क्या उन्होंने किया है, उसके बारे में जान करके और उनके बताए हुए मार्गों पे चल करके उनको याद करना। और सच्ची श्रद्धांजलि यही है कि जो वो चाहते थे वैसा समाज, वैसा भारत, वैसा संविधान बने। संविधान के बारे में एक जगह तो वो कहते हैं फिलहाल कि जो भी संविधान ड्राफ्टिंग के बारे में, संविधान में जो कुछ मैंने किया है वो काफी तो अपने मन से और बहुत कुछ ना चाहते हुए किया है। मतलब कि कुछ बातें अधूरी रह गई हैं। अब वो कौन सी बातें हैं वो उनकी किताबों को पढ़ करके ही विस्तार से पता चलेगा, और एक छोटे से वीडियो में बहुत सारी बातें नहीं पता चल पाएगी। तो हम लोगों का उद्देश्य ये है कि ऐसी कौन सी बातें रह गई हैं, ऐसा वो और क्या चाहते थे, तो उन सब के बारे में हम लोग डॉक्टर अंबेडकर के विचारों को पढ़ें और सर्वमान्य सर्व समाज के नेता के तौर पे उनको स्वीकार करें। हालांकि वो हैं, हम स्वीकार करें या ना करें इससे बहुत फर्क नहीं पड़ता है। तो ऐसी मानसिकता से, ऐसे महापुरुष के बारे में पढ़ करके, जान करके हम अपने आप को कृतार्थ करेंगे, हम अपनी जानकारी को बढ़ाएंगे, हम अपने आप को पुष्पित पल्लवित करेंगे। उनको, उनके बारे में कुछ कहना ना कहना अब कोई मतलब नहीं है। वो बहुत शीर्ष, बहुत बड़ी ऊंचाई पे वो पहुंच चुके हैं। उनके बारे में जान करके हम अपनी जानकारी बढ़ाएंगे। तो इस तरीके से आज की क्लास हम लोग यहीं पर खत्म करते हैं। ऐसे महापुरुषों के बारे में जिनके सभी पक्षों पहलुओं पे बहुत कम चर्चा होती है या कुछ विशेष पक्षों पे ज्यादा चर्चा होती है, कोई पक्ष रह जाता है, तो ऐसे महापुरुषों की लगातार हम लोग श्रृंखला लेकर के आते हैं। ऐसी ही श्रृंखला आगे लाते रहेंगे। जैसा कि हम लोग देखते हैं आगे और ऐसे जो महापुरुष जिनका जन्म दिवस होगा, जिनको श्रद्धांजलि का दिन होगा जिनका, उस विशेष दिन पर हम लोग लेकर के आएंगे। तो आज की क्लास हम लोग खत्म करते हैं। धन्यवाद।